परफेक्ट गैस इक्वेशन, देखो परफेक्ट गैस इक्वेशन कितना, हाँ ये देखो, तो परफेक्ट गैस इक्वेशन एक्चुअल में आइडियल का ये एक इक्वेशन है जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। गैसेस आर इजी टू अंडरस्टैंड, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आर नॉट इम्पोर्टेंट ऑलवेज। देखो शायद हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस किए थे कि देयर इज नो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, एटम या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। At high temperature, very much higher than liquefying temperature, the pressure, volume, temperature satisfies। तो देखो ये जो आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है ये तभी फॉलो होता है जब टेम्परेचर हाई होना चाहिए, ठीक है। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, आइडियल गैस इक्वेशन इज फॉलो इन हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ठीक है। और देखो सामने स्क्रीन पर तुमको एक इक्वेशन दिख रहा होगा, PV is equal to KT, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। अच्छा बताओ ये कोई बता सकता है व्हाट इज द आइडियल गैस, आइडियल गैस क्या होता है? यस बिल्कुल सही, और कोई बता सकता है? और कोई बता सकता है व्हाट इज द आइडियल गैस? नहीं, सनत का आंसर बिल्कुल सही है, सनत ने आंसर सही दिया। यस यस बिल्कुल सही। द गैसेस विच फॉलोज द Boyle's law, Charles law and Avogadro's law is called the ideal gas, ठीक है। और ये देखो ये जो भी आइडियल गैस होता है इनके कुछ रूल्स होते हैं, इनका एक इक्वेशन होता है, तो वही इक्वेशन सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, PV is equal to KT, आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा, PV is equal to KT, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। P का मतलब प्रेशर, V का मतलब वॉल्यूम, K का मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T का मतलब टेम्परेचर, ओके। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है। और देखो आइडियल गैस के केस में एक चीज और, अभी हम आगे ये चीज अभी आप लोग से हम डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ आइडियल गैस देयर इज नो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द मॉलिक्यूल्स, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल्स, मतलब एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, इन केस ऑफ आइडियल गैस। अब देखिए तो ये तो मैंने बता ही दिया, P is the pressure of the gas, V is the volume of the gas, T is the temperature of the gas, K is constant for a given sample, K depend on the number of molecules, K is equal to N into K। खैर ये अभी आप लोग को अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी हम आगे आप लोग को सब चीज हम बताएंगे। और ये देखो ये एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस है, दिस इज फॉर द आइडियल गैस इक्वेशन, और ये आप लोगों ने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अभी हम इसको आप लोग को हम लिख के भी हम एक बार हम एक्सप्लेन करें, ठीक है। P1 V1 upon N1 T1 is equal to P2 V2 upon N2 T2, this is obtained by the ideal gas equation, और ठीक है। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है ये तो आप लोग पढ़े होंगे, देखो सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। एवोगैड्रोस नंबर की एक फिक्स वैल्यू होती है 6.02 into 10 to the power 23, ठीक है, 6.02 into 10 to the power 23, this is the Avogadro's number, ठीक है, याद रखिएगा। The number of molecules in 22.4 liter of a gas at 1 atm pressure and 273 Kelvin, और ये Avogadro's नंबर की वैल्यू स्क्रीन पर सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा Avogadro's नंबर के केस में वॉल्यूम कितना होना चाहिए 22.4 लीटर, टेम्परेचर कितना होना चाहिए 273 केल्विन, और प्रेशर कितना होना चाहिए 1 atm, ठीक है। मास ऑफ दिस 22.4 लीटर गैस इज इट्स मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, दिस अमाउंट इज कॉल्ड अ मोल। देखो 1 मोल के लिए ये जो 22.4 लीटर जो होता है ये 1 ग्राम के इक्वल होता है, ठीक है। ये हो गया, अब देखिए ये तो देखो भाई सेम चीज है, ये तो आइडियल गैस इक्वेशन है, PV is equal to NKT, PV is equal to nRT भी होता है, ये देखो P लिखा हुआ है ना, PV is equal to nRT, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। P का मतलब प्रेशर, V का मतलब वॉल्यूम, N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T का मतलब टेम्परेचर,
और R की जगह हम लोग N इंटू के भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो कैपिटल R है, इस कैपिटल R की जगह N इंटू के भी लिख सकते हैं। K को बोला जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और देखो K का वैल्यू सामने लिखा हुआ है 1.23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन, और गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। ये गैस कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है, तो ये तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए आइडियल गैस एंड रियल गैस, देखो ये आप लोग के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये आप लोग को केवल केमिस्ट्री में पढ़ना है। ये आइडियल गैस और रियल गैस का कुछ बिहेवियर सामने शो किया गया है, जो आप लोगों ने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर में। बिल्कुल सेम ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। ओके। रियल गैसेस बिहेव एज आइडियल एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ठीक है, बिकॉज ऑफ वेरी लेस एटॉमिक फोर्सेस। तो कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह तभी बिहेव करेगा जब हाई टेम्परेचर होना चाहिए और लो प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल वंस फॉर ऑल गैसेस लॉस, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ एंड गैलू-सेक्स लॉ, ठीक है। ये हो गया। ये तो देखो ये भाई सेम चीज है, ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है। पीवी इज इक्वल टू μ1 प्लस μ2 प्लस μ3। ये देखो ये नंबर ऑफ मोल्स है, μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 जो लिखा हुआ है, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स of an atom of a given molecules into RT, या P is equal to mu RT upon V is the pressure gas of same volume and temperature, ठीक है। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है, ये जो सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये देखो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है। खैर ये तो आप लोग के सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी हम आप लोग को हम बता दे रहे हैं। टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, total pressure of the mixture is the sum of the partial pressure of all the gases. Total pressure of the mixture is the sum of the partial pressure of all the gases in the mixture, ठीक है। जैसे सपोज मान लो कोई कंटेनर है और उसमें 2-3 गैस भरा हुआ है, सपोज जैसे अमोनिया, CO2, O2, N2। तो इन सारे गैस का जो प्रेशर जो है, सम ऑफ प्रेशर जो है, उस कंटेनर के टोटल प्रेशर के इक्वल होगा, ठीक है। उस कंटेनर पे लगने वाले टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। दैट इज नोन एज द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और ये हो गया, और ये तो खैर ये तो न्यूमेरिकल है, बाद में देखा जाएगा, ठीक। तो ये था। अब देखो अब ये चीज हम आप लोग को थोड़ा सा हम लिख के हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये जो भी टॉपिक मैंने आप लोग को पीपीटी पे दिखाया है, अब इसका हम आप लोग को अब लिख के हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो आज का जो टॉपिक है, दिस इज अबाउट द आइडियल गैस। तो जैसा आप लोगों ने बताया, आइडियल गैस इज द गैस विच फॉलोज द गैसियस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। तो जैसे सपोज मान लीजिए अगर ये बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, इन केस, तो बॉयल्स लॉ के लिए जैसा आप लोगों ने अभी बताया था, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर ना, यही आप लोगों ने बताया था। दिस इज इन केस ऑफ बॉयल्स लॉ, ठीक है। दूसरा आप लोगों ने बताया था वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर ना, तो ये आपका क्या था, दिस इज द चार्ल्स लॉ, दिस इज द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर ना, यही आप लोगों ने बताया था। और तीसरा आप लोगों ने बताया था एवोगैड्रोस लॉस के बारे में। हाँ बिल्कुल सही, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड यू नो दैट दिस एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे, ठीक है। Therefore, from equation 1, 2 and 3, from equation 1, 2 and 3,
तो देयरफॉर V is directly proportional to N into capital T। हाँ ठीक है, या प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, N इंटू कैपिटल R इंटू T अपॉन P। हाँ, या PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, PV इज इक्वल टू NRT। और ये जो लास्ट में जो फाइनली जो आया है, ये लास्ट में जो आपको दिख रहा है, इसी को बोला जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, तो बता दीजिएगा PV इज इक्वल टू NRT। ओके, तो यही चार्ट याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए कांस्टेंट है, हाँ टी तो लिखा हुआ है ना, वर्टिकल वाला। ओके, ये ना PV इज इक्वल टू NRT। ओके, एक्चुअल में स्क्रीन पे ऐसा दिख रहा होगा, बट ये P मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, और ये R कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को बोला जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R को बोला जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब बताओ R की यूनिट अगर निकालनी है, मान लो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि R की यूनिट बताइए, मतलब यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट। ठीक है, हाँ डायमेंशनल फॉर्मूला या यूनिट, तो बताओ R किसके इक्वल हो जाएगा? R इज इक्वल टू हो जाएगा PV अपॉन N इंटू T। हाँ बिल्कुल सही। और प्रेशर की यूनिट होती है ATM। हाँ, वॉल्यूम का होता है लीटर, और N का क्या होगा? मोल, और टेम्परेचर का क्या होगा? केल्विन ना। तो ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। तो ये बताओ, ये गैस कांस्टेंट का यूनिट है। ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट इन SI सिस्टम। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यूनिट है। और अगर आप डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहो तो डायमेंशनल फार्मूला भी निकल जाएगा। तो ATM को चेंज कर देना, ATM को किस में कन्वर्ट करेंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना। को किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर क्यूब में। मोल तो मोल ही रहेगा, और केल्विन का केल्विन ही रहेगा। ठीक है, तो और तब इसका आपको क्या मिल जाएगा? डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, और R का अगर मान लीजिए अगर लिखना है तो वैल्यू ऑफ कैपिटल R। मान लीजिए अगर आपसे पूछ दिया जाए कि गैस कांस्टेंट का वैल्यू बताइए, तो इसकी वैल्यू होती है 8.31 ATM लीटर पर मोल पर। ठीक है, तो ये R की वैल्यू है 8.31 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, या इसको आप जूल पर मोल पर केल्विन भी लिख सकते हो। इसको आप लोग ऐसे भी लिख इक्वल टू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो ये R का वैल्यू है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि R की वैल्यू क्या होती है और ये इसका यूनिट क्या होता है। ओके, अब देखिए, अगर मान लीजिए अगर आपसे बोल दिया जाए कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट निकालिए ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट निकालना बहुत आसान है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को K से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड दिस इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। तो बताओ ये आपको यहां से क्या मिल जाएगा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक, तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला है K इज इक्वल टू R अपॉन Na। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये तो था, दिस इज अबाउट द आइडियल गैस।
आइडियल गैस क्या होता है और आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। ओके, तो सबको आइडियल गैस इक्वेशन समझ में आ गया ना। ओके ठीक है, तो अब देखो हम लोग अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट, ये देखो अगला पॉइंट जो बताने जा रहे हैं एग्जाम में हर साल आता है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में ये एक्सप्लेन करने के लिए आता है। एजम्पशंस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एजम्पशंस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। 1 मिनट, इसका हम पहले पीपीटी आप लोग को हम शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो अगला टॉपिक जो हम बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ ये देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस, ये देखो, एक मिनट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, और देखो ये सारा मटेरियल मैंने गूगल क्लासरूम पे मैंने पोस्ट कर दिया, ठीक है। आप लोग एक बार गूगल क्लासरूम पे चेक कर लीजिएगा, आप लोग एक बार गूगल क्लासरूम पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है, और उसको अपने नोट्स कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हाँ टोटल 6 पेज होगा आई थिंक। वो देखो गलती से मैंने थर्मल प्रॉपर्टीज का शुरू में 2-3 पेज भेज दिया था, लेकिन आप लोग केवल ये जो काइनेटिक थ्योरी वाला जो है केवल उसी को नोट करिएगा, ठीक है। आइडियल गैस का होगा, आइडियल गैस इक्वेशन का होगा, और एजम्पशंस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का होगा, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो द स्टोरीज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द मॉलिक्यूलर पिक्चर ऑफ गैसेस। देखो ये सब तो कहानी है, खैर इसको ध्यान नहीं देना। आप लोग को इसमें गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करना है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में गैस मॉलिक्यूल्स, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करना है। अंडरस्टैंडिंग द एप्लीकेशन ऑन न्यूटन्स लॉ टू मॉलिक्यूलर मोशन, application of energy and momentum conservation, प्रिंसिपल टू मॉलिक्यूलर मोशन। तो देखो कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स कैसे न्यूटन्स लॉ को फॉलो कर रहा है, यही चीज इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। देखो ये जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये भी न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी फॉलो करते हैं। ये देखो, व्हाट इज एन आइडियल गैस, ये तो आप लोगों ने बता ही दिया। An ideal gas is one which follow the gases law at all temperature and pressure, ये तो आप लोग को पता ही है। और नीचे देखो ये आइडियल गैस इक्वेशन लिखा हुआ है, PV is equal to nRT, ठीक है। अब देखो, the molecules, a sample of gas has number of molecules of the order 10 to the power 23 Avogadro's number। किसी भी देखो गैस में 6 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी गैस में 6 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल्स अराउंड 10 times their size, और दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस जो होता है वो उनके साइज का 10 times होता है, 10 times, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होता है। दो गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस जो होता है वो उनके साइज से ज्यादा होता है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल, ये देखो स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस किए थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल बिटवीन द गैसियस एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है। अब देखिए, because the force are negligible they can move freely in straight lines according to the Newton's first law। अब जरा ये बताओ, आप लोग को न्यूटन फर्स्ट लॉ पता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ तो सबको पता होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया। if there is no external force then all bodies are moving freely, when there is no external force then all bodies are moving freely। तो यही सेम चीज गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए भी फॉलो होता है। अगर गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर जीरो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, तो गैस मॉलिक्यूल्स जो होता है वो रैंडमली मूव करता है विदाउट एनी फोर्स, ओके। ड्यूरिंग दिस मोशन दे कम क्लोज टू ईच अदर एट
times they attract and experience the interatomic forces. तो देखो मोशन के कंडीशन में रैंडम, सपोज देयर इज अ रैंडम मोशन, तो अगर मोशन अगर हो रहा है तो कभी कभी ऐसा भी होता है तो एक दूसरे के काफी नजदीक आते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफी दूर भी चला जाता है. दे अट्रैक्ट एंड एक्सपीरियंस द एटॉमिक फोर्सेस. देखो सामने ग्राफ दिया हुआ है, दिस इज द ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस. इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखो, जैसे दो एटम्स जैसे जैसे एक दूसरे के काफी क्लोज आ रहा है तो उनकी एनर्जी देखो पहले क्या हो रही है, पहले एनर्जी घट रही है और बाद में एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. डिस्टेंस जैसे जैसे कम हो रहा है एनर्जी शुरू में क्या हो रही है, मिनिमम, और सडनली अचानक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो ये जो है ये ग्राफ है, ठीक है, दिस इज एनर्जी एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस. और देखो इसके पीछे एक बहुत काफी एक मॉलिक्यूलर थ्योरी है. तो वो मॉलिक्यूलर थ्योरी अगर हम लोग जाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. वो मॉलिक्यूलर थ्योरी एग्जाम में वैसे आता नहीं है, ठीक है. तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे एक मॉलिक्यूलर थ्योरी है. वो मॉलिक्यूलर थ्योरी आप लोग को नहीं पढ़ना है. और ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी ये जो ग्राफ जो है ये यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, ठीक है. दिस इज द ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस. डिस्टेंस घटेगा तो एनर्जी जो होगा वो मॉलिक्यूल्स के बीच का बढ़ेगा. अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे एक मॉलिक्यूलर थ्योरी है. मॉलिक्यूलर थ्योरी आप लोग जब सीनियर क्लास में जाओगे तब आप लोग पढ़ोगे. बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन देयर वेलोसिटी चेंज. अब जरा ये बताओ, अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के काफी क्लोज आ रहा है तो जरा ये बताओ मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन भी होगा. जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आएगा ड्यूरिंग द रैंडम मोशन तो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन भी होगा. और ड्यू टू द कोलिजन दे चेंज इट्स ओन वेलोसिटीज. और जिसके चलते इनका वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा. दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड कोलिजन. तो ये गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन जो हो रहा है इसी को क्या बोला जाता है, कोलिजन, ठीक है. अच्छा कोई बता सकता है हाउ मेनी टाइप ऑफ कोलिजन, हाउ मेनी टाइप ऑफ कोलिजन? यस बिल्कुल सही. एक होता है इलास्टिक कोलिजन और एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, और जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ एनर्जी. और इलास्टिक कोलिजन अगर है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है. तो यही आपका है कोलिजन. तो गैस एटम के बीच में जो कोलिजन जो हो रहा है दिस इज द टाइप ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है. तो देखो यही है, मॉलिक्यूल्स आर अंडर कांस्टेंट रैंडम मोशन, ठीक है. यहाँ पर रैंडम मोशन हो रहा है, ऑल गैसियस मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली मोशन. मैंने बताया ना मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, जिसके चलते ये रैंडमली जो होता है मूव करता है गैस मॉलिक्यूल्स. दूसरा, कोलाइड विथ ईच अदर एंड द वॉल्स ऑफ कंटेनर. मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हो रहा है ड्यूरिंग द रैंडम मोशन एंड देयर इज आल्सो कोलिजन विथ द वॉल्स ऑफ कंटेनर. तो कंटेनर के वॉल से भी तो टकराएगा ना, अगर जिस कंटेनर में गैस रखा हुआ है तो उस कंटेनर के वॉल से भी टकराएगा, ठीक है. तीसरा, these collisions are such that the total energy remain constant and energy conservation principle is valid. तो देखो यहाँ पे एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है, इट मींस देयर इज द इलास्टिक कोलिजन. यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है, ठीक है. तो ये 3 पॉइंट हो गया अबाउट द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. Thus, according to the kinetic gas theory, the total kinetic energy is conserved, the total momentum is also conserved. देखो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि काइनेटिक एनर्जी का भी कंजर्वेशन होगा और मोमेंटम का भी कंजर्वेशन होगा इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, ठीक है. अच्छा ये बताओ, कोई बता सकता है व्हाई देयर इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? कोई बता सकता है मोमेंटम का कंजर्वेशन क्यों हो रहा है? What is the condition of the conservation of momentum? कोई बता सकता है? नहीं. आप लोग लॉज ऑफ मोशन पढ़े हो ना, लॉज ऑफ मोशन, तो वहां पे आप लोग को शायद पढ़ाया गया होगा न्यूटन सेकंड लॉ. तो न्यूटन सेकंड लॉ में आपको बताया गया होगा
if force is zero, then there is the conservation of momentum ना. न्यूटन सेकंड लॉ आप लोग पढ़े हो ना? एक मिनट, हम जरा अच्छा आप लोग को हम लिख के समझा देना, तो आई थिंक आप लोग को ज्यादा बेटर समझ में आएगा. कोई बता सकता है व्हाट इज द न्यूटन सेकंड लॉ? इज द न्यूटन सेकंड लॉ? कोई बता सकता है? यस, बिल्कुल सही. यू नो दैट फोर्स F इज इक्वल टू होता है dp अपॉन dt ना. ये होता है न्यूटन से, मेरे ख्याल से सबको पता होगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स. दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ. ठीक है. अब देखो, अभी मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स. देयर इज नो force of attraction, there is no force of attraction between the gas molecules ना, between the gas molecules. okay. अब जरा ये बताइए, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर जीरो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होने का मतलब क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होने का मतलब कि F की वैल्यू जीरो है ना, F इज इक्वल टू जीरो. अब बताओ, अगर F अगर जीरो है तो देयरफॉर जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा dp बाई dt ना. जीरो इज इक्वल टू dp बाई dt, या dp इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो इंटू dt. और जरा ये बताओ, dp को हम लोग लिख सकते हैं p2 माइनस p1, और जीरो इंटू dt करोगे तो क्या आएगा? तो देयरफॉर p2 इज इक्वल टू p1. अब बताओ P2 P1 क्या है? मोमेंटम. P2 P1 यहाँ पे क्या है? मोमेंटम ना. तो इट मींस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल फाइनल मोमेंटम. इट मींस दैट मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ना. ठीक है ना. तो इसका मतलब कि मोमेंटम क्या है, और मोमेंटम अगर सेम है तो इट मींस देयर इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. और ये तभी पॉसिबल है जब F कितना होगा? F इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, ये देखो F इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है ना, ये देखो. तो ये F अगर जीरो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर जीरो है, तो इट मींस देयर इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सॉरी. ओके, तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा. ठीक है. ओके. तो याद रखिएगा कि यहाँ पे एनर्जी और मोमेंटम दोनों का कंजर्वेशन हो रहा है. ठीक है, इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस. अब देखिए अगला पॉइंट. तो ये खैर ये तो रेफरेंस दिया हुआ है, ये सब तो कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. तो अब देखिए, आप लोगों का क्लास टाइम कब तक है? 12:05 तक है ना. ओके. तो चलो ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही है. नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को बताएंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस. प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को बताएंगे. ठीक है. और ये YouTube पे ये जो वीडियो जो है, ये हम आप लोग को YouTube पे हम अपलोड कर देंगे, और इसका लिंक हम गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर लेंगे. आप वीडियो इसका देख सकते हो. ठीक है.